हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में मैं गीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में इस समय वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र नाम के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो उस क्रम में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा, मात्रक एवं विमा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म पढ़ेंगे और इसमें वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप अंत तक क्लास में बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो है कुछ अच्छा सीख कर ही जाएंगे इसमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इसके पहले अगर हम देखें सारे बच्चों, तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ें, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, देखिए जैसे सभी चीजों का अपना अपना एक एरिया होता है, वैसे विद्युत का भी क्या होता है, एक अपना एरिया होता है। अगर आप लोग थोड़ा इसको देखे होंगे तो जैसे जहां पर 11,000 वोल्टेज की लाइन जो है जिस खंबे से जाती है, वहां पर अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें जो है खंभे के जो है आधे ऊंचाई पर लगभग एक बोर्ड लगा होता है डेंजर का। तो इसका मतलब क्या है, वो जो डेंजर लिखा रहता है वहां उसका तात्पर्य यह है कि इसके ऊपर जो है वो जो विद्युत है उसका एरिया हो सकता है। और अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो जैसे उसमें एक जो है सिंबल बना रहता है डेंजर का, तो उसी तरीके से अगर कोई वस्तु वहां से ऊपर जाती है तो उसी आकार का वो हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का तात्पर्य यह है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो किसी चालक के, देखें तो किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र। जैसे देखिए, ये कोई चालक है अगर, और इस चालक में यहां से कोई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक की जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण ये चालक क्या करेगा, अपने आसपास इसके जो चारों ओर का क्षेत्र होगा, अगर इसमें कोई किसी अन्य आवेश को ले आएंगे तो ये क्या करेगा, वहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, ये अनुभव करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, ये होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र। कुछ इसी तरीके से हम लोग चुंबकीय, आगे जब चुंबक के बारे में पढ़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। तो किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का
अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब यहाँ से इसके बाद हम देखेंगे तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्सर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक तथा विमा। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। ये तीव्रता क्या होगी, इसकी परिभाषा, मात्रक क्या होगा और इसकी विमा क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आपको मिलेगा, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया रहता है। ठीक, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसे अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है हमारा, देखिए ये मान लेते हैं हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र होने का मतलब क्या है? वैद्युत क्षेत्र होने का तात्पर्य यह है कि पहले से यहाँ कोई आवेश उपस्थित है, क्योंकि अगर कोई आवेश उपस्थित होगा तभी वो क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसका मतलब पहले से कोई आवेश यहाँ उपस्थित है। तो अगर कोई आवेश यहाँ पहले से उपस्थित है, तो जब किसी अन्य आवेश को हम इसके भीतर में ले आएंगे, मान लो हमने यहाँ पर एक परीक्षण आवेश को रखा, ये परीक्षण आवेश कितना है? ये मान लेते हैं हमारा परीक्षण आवेश है Q0। ठीक, तो अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इस Q0 पर क्या लगाएगा? एक बल लगाएगा, और जो बल लगाएगा वो बल और इस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति मतलब अनुपात को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात अगर हम कहें कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर ये अगर देखें तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यहाँ देखें ये वैद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं ये कौन सा हमारा क्षेत्र है? ये हमारा है वैद्युत क्षेत्र। तो ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर ये जो परीक्षण आवेश है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F यौम परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? चलिए देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसके भीतर अगर हम किसी परीक्षण आवेश को रखें तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है इस परीक्षण आवेश पर क्या करेगा? एक बल लगाएगा, और इस बल और इस परीक्षण आवेश के निष्पत्ति मतलब इसके अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए यहाँ जो तीव्रता होगी, जैसे अगर हम तीव्रता तक को देखें तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E बराबर F अपान कितना हो जाएगा? ये Q0। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ देखें तो ये बल है और ये परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसमें अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पर हम Q0 बराबर 1 कूलाम रख दें, तो अगर यदि यहाँ पर हम Q0 बराबर 1 कूलाम रख देंगे
तो ऐसी स्थिति में E बराबर किसके हो जाएगा? F के। अर्थात अगर यहां से हम परिभाषा निकालना चाहें तो हमारी जो परिभाषा निकल कर आएगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। देखिए, अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यहां देखें तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर कितने आवेश पर? 1 कूलम, मतलब एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके भीतर एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ये कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तीव्रता कहलाता है। ठीक, अब देखिए, चूंकि अगर Q नॉट बराबर हम 1 कूलम रखते हैं तो E बराबर किसके हो जाता है? F के। मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो ये कितना आवेश है? एकांक आवेश, मतलब 1 कूलम आवेश पर जो लगने वाला बल है उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो अगर चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास जरूर भेजें इसको। ठीक, और लगातार जो है अगर आप क्लास में बने रहते हैं निश्चित तौर पर आप अच्छे से सीख कर ही जाएंगे यहाँ से। देखिए, चलिए चलते हैं आगे। तो इस कंडीशन में अगर देखें तो ये हमारे हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। अब देखिए, कुछ इसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम चले, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देखें तो यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? यह एक सदिश राशि है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब क्या है? इसमें परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? वो दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो यह एक सदिश राशि है। अब देखें दूसरा पॉइंट क्या है। देखिए, इसका अगर मात्रक देखें तो इसका मात्रक क्या होगा? क्योंकि E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है F अपान Q नॉट। अब अगर देखें तो F क्या है? बल। तो बल के लिए अगर देखेंगे तो बल का मात्रक क्या होगा? तो बल का मात्रक होगा न्यूटन प्रति। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, इसकी बीमा क्या होगी? अब देखिए, अगर इसके हम बीमा की बात करें तो बीमा क्या निकल कर आएगी? जैसे देखिए, क्योंकि E बराबर क्या होता है? F अपान Q नॉट। F क्या है? बल। अब अगर देखें तो बल की बीमा क्या होती है? तो बल की बीमा होगी mlt माइनस 2, और यहाँ चूंकि Q नॉट, Q का मतलब IT, अगर देखें तो चूंकि F बराबर क्या होता है? क्योंकि F बराबर होता है ma, और Q बराबर क्या होता है? IT। ठीक, तो अब देखेंगे तो F बराबर ma, तो M का मतलब m ही होता है, A का मतलब LT माइनस 2, तो यहाँ पर हमारी बीमा निकल कर आएगी MLT माइनस 2, और कितना हो गया ये? 80। अब इसको अगर देखें तो अब ये प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? M है अकेला, M हो गया L। ठीक, अब देखिए T जब ऊपर जाएगा तो T की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 3, और A जब ऊपर जाएगा तो A की पावर माइनस 1। अर्थात यहाँ पर जो बीमा निकल कर आएगी वो कितनी हो जाएगी? MLT माइनस 3
A-1 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगी इसकी विमा। तो ये मात्रक हो गया और इसकी विमा। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे अगर पॉजिटिव आवेश है, देखिए प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण अगर कोई पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव आवेश के कारण तीव्रता सदैव उससे दूर होती है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कहीं पर हमको पॉजिटिव आवेश मिल रहा है, जैसे अगर हम प्लस के कारण तीव्रता को देखेंगे, देखिए प्लस के कारण जो तीव्रता होगी वो हमेशा क्या होगी, उससे दूर होगी। ये जो तीव्रता की दिशा होगी, हमेशा जब भी हम प्लस आवेश के कारण तीव्रता देखेंगे तो हमेशा जो तीव्रता मिलेगी वो क्या मिलेगी, उससे दूर मिलेगी। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाला है, अब अगर नेगेटिव आवेश देखें, नेगेटिव आवेश के कारण तीव्रता सदैव उसकी ओर होती है। ठीक, इसका तात्पर्य क्या है कि जो नेगेटिव आवेश होगा, अगर मान लीजिए हमारा आवेश इस प्रकार से है, अगर ये हमारा आवेश नेगेटिव है मतलब माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी, हमेशा उसकी ओर दिष्ट होगी। इस प्रकार से देखेंगे तो जो माइनस आवेश के कारण जो तीव्रता निकल कर आएगी वो हमेशा क्या होगी, उसकी ओर दिष्ट होगी। ठीक, तो इतना बात ध्यान रखना है हमको। तो हमेशा अगर तीव्रता देखेंगे तो उसकी दिशा जो है वो प्लस से माइनस की ओर दिष्ट होती है। ठीक, तो ये हो गए हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी परिभाषा, मात्रक और विमा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे इसमें अगले पॉइंट की तरफ। अब इसमें हम देखेंगे कि वैद्युत जो क्षेत्र रेखाएं हैं मतलब वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक, अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, अब देखिए इसका जो पहला गुण होगा वो क्या होता है, देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक, पहला जो गुण होगा वो क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। मतलब जो हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं हैं, जैसे कोई वैद्युत बल रेखा ये इस प्रकार से कोई बल रेखा जा रही है यहाँ, और दूसरी रेखा अगर यहाँ से जा रही है तो ये एक दूसरे को कभी भी प्रच्छेद नहीं कर सकती। क्यों नहीं प्रच्छेद कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ से दो दिशाएं बनेंगी वैद्युत क्षेत्र की जो कि संभव नहीं है। तो इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है।
ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या होने वाला है, देखिए पॉइंट नंबर 2, रेखाओं का संख्या घनत्व। रेखाओं का संख्या घनत्व क्षेत्र की प्रबलता को बताती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो रेखाओं का संख्या घनत्व है, मतलब अगर रेखाएं बहुत ज्यादा हैं, अगर वैद्युत बल रेखाएं क्या है कि बहुत, उसकी संख्या क्या है, बहुत अधिक है, मतलब कम स्थान में अगर देखें तो देखिए जैसे मान लेते हैं बल रेखाएं अगर इस प्रकार से चल रही है, अगर बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं तो देखिए यहां पर अगर देखें तो कम स्थान में इनकी संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, जबकि यहां पर अधिक स्थान में इसकी संख्या क्या है, कम है। तो मतलब यहां पर क्या है कि इनका घनत्व तो क्या है इस बिंदु पर, यहां पर अगर देखें तो यहाँ D1 की अपेक्षा D2 पर क्या है, घनत्व ज्यादा है, तो यहां पर जो प्रबलता होगी वो, यहाँ जो प्रबलता होगी वो D1 की तुलना में D2 पर क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब जो रेखाओं की संख्या है, तो मतलब संख्या घनत्व जो है वो क्या बताती है, क्षेत्र की प्रबलता को बताती है। अर्थात जितनी ज्यादा रेखाओं की संख्या होगी वहां उसके क्षेत्र की प्रबलता उतना ही ज्यादा होगी। ठीक, ये हो गया इसका दूसरा गुण। अब अगर तीसरे गुण की बात करें, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसका तात्पर्य क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखा पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचे, जैसे देखिए ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है मान लेते हैं, अब इस पर अगर हम स्पर्शी खींचें किसी भी बिंदु पर, अगर यहाँ पर हम एक स्पर्शी खींचें, यहाँ पर एक स्पर्शी खींचें, यहाँ पर एक स्पर्शी खींचें, तो ये जो E1 है या ये जो है स्पर्श रेखा, यही क्या बताएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ये बताती है। तो ये हो गया हमारा वैद्युत बल रेखाओं के गुण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि सेम इसी तरीके से जैसे वैद्युत बल रेखाओं के गुण हो गए, वैसे ही चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है, जहां वैद्युत है वहीं अगर आप चुंबकीय लिख देंगे तो यह गुण क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हो जाएंगे। ठीक, आशा करते हैं आपको जो है चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं, जो यहाँ पर इसका अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, इसमें आगे हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक, अगला जो टॉपिक होगा वो बिंदु आवेश के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। देखिए, अब अगर कोई बिंदु आवेश है, ये मान लेते हैं कोई एक बिंदु आवेश है Q, ठीक, इससे यहां कितनी दूरी पर, मान लेते हैं इससे r दूरी पर, इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मतलब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अब ऐसी स्थिति में अगर देखें तो देखिए लिखेंगे कि माना प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है। माना प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां पर जो तीव्रता ज्ञात करनी है, देखिए अगर हमको तीव्रता किसी भी बिंदु पर निकालनी है तो तीव्रता के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, E बराबर होता है F अपान Q नॉट। कहने का मतलब क्या ज्ञात करना है, हमको F की वैल्यू पहले निकालनी है। ठीक, अब अगर F की वैल्यू निकालनी है, कहने का मतलब क्या है, अगर हम इस पर एक कोई परीक्षण आवेश रख दें Q नॉट, इस बिंदु पर P पर अगर हम एक परीक्षण आवेश रख दें Q नॉट, तो अब ये Q क्या करेगा, इस Q नॉट पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। तो इस प्लस Q के कारण अगर देखिए तो प्लस Q के कारण प्लस Q नॉट पर लगने वाला बल, तो अब इस पर कितना बल लगेगा, F बराबर, तो बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान कितना हो जाएगा ये R स्क्वायर। मतलब जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा, वो कूलाम बल होगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, कूलाम बल, और कूलाम बल को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब बल की वैल्यू आ गई, तो अब इस स्थिति में तीव्रता क्या होगी। अब देखिए अगर हम तीव्रता की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वो हो जाएगी E बराबर कितना हो जाएगा, F अपान कितना Q नॉट। तो अब E बराबर कितना निकल कर आएगा, F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान कितना हो जाएगा R स्क्वायर, और इनटू ये वाला Q नॉट यहाँ चला है। इस स्थिति में देखें Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो E बराबर क्या हो गया, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन प्रति क्या हो गया, कूलाम। तो इस प्रकार से हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र मिला कि अगर कभी भी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमको तीव्रता निकालनी है तो हम इस सूत्र द्वारा उसको निकाल सकते हैं।
इस प्रकार से अगर देखें प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बोर्ड परीक्षा में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखना है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की सहायता से इसी को आगे लेकर अब हम लोग इसमें बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो कुल मिला के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसमें जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत द्विध्रुव। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो क्या होगा, वो होगा वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, इसमें द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, द्विपोल मतलब द्विध्रुव। अब द्विध्रुव क्या होते हैं, जैसे देखिए द्विध्रुव का मतलब क्या है कि इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी, चाहे यहाँ अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हो, क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी या इसको अल्पतम दूरी भी लिख सकते हैं, एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हो, क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इसमें क्या होगा कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हो, क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं। एक नंबर में या तो आपको सवाल दे देगा या तो ऐसे इसकी परिभाषा ही पूछ लेगा। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम परिभाषा लिखें तो क्या है, इसमें देखिए वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, जो रचना कर रहे हैं मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू जो मिलकर इसकी रचना कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की जो अल्पतम दूरी है उसके गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण एवं उसके बीच की
अल्पतम दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण एवं उसके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों? इसे P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होगा Q इंटू क्या हो जाएगा 2L। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ये होगा जो वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, और परिमाण हमेशा क्या लिया जाता है? माड में, मतलब धनात्मक लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या रखा है? प्लस का क्यों रखा है, और उसके बीच की अल्पतम दूरी 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तो ये P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 2l। अब देखिए इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अब इसमें देखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि यह एक सदिश राशि कौन सी राशि होती है? यह एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी, इसकी दिशा अगर देखें तो नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा कहाँ होगी? वो नेगेटिव आवेश से कहाँ होगी? पॉजिटिव आवेश की ओर होगी। ठीक, और क्या होगा इसमें? अब अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसका मात्रक और विमा क्या होगी? देखिए इसका जो मात्रक होगा जैसे यहाँ आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक, लंबाई का मात्रक क्या होता है? ये होता है मीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर, और विमा क्या निकल कर आएगी? विमा निकल कर आएगी कूलाम के लिए क्यों बराबर आई टी। तो आई का मतलब AT और कितना हो जाएगा ये L। तो इस प्रकार से ये होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक और विमा। इतना हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस पे जैसे आंकिक प्रश्न जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? अब देखिए जैसे यहाँ पर जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो जैसे Na है, Na पर प्लस आवेश होता है और Cl पर क्या होता है? माइनस आवेश होता है। ठीक, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश। देखिए इस पर क्या है? एक प्लस का आवेश है और इस पर उतना ही माइनस आवेश है, और एक दूसरे से क्या है? ये बहुत अल्पतम दूरी, मतलब 10 की घात माइनस 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर है। जो अल्पतम दूरी जो 2l लिखते हैं ये लगभग कितना होगा? 10 की घात माइनस 10 मीटर की दूरी पर होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो इस पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो क्या है कि जैसे देखिए
प्लस 10 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 10 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करो। ठीक, तो 10 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 10 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 10 माइक्रोकूलाम माइनस 10 माइक्रोकूलाम, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 10 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रो का मतलब माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की घात माइनस 6 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 5 कूलाम। ये आवेश आ गया। बीच की दूरी जो है वो क्या होती है 2L, तो 2L का मतलब 2 एंगस्ट्रॉम, तो 2 एंगस्ट्रॉम का मतलब 2 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, क्योंकि अगर एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में बनाए तो कितने से गुणा करते हैं 10 की घात माइनस 10 से गुणा करते हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा तो क्या आएगा, तो अब जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, तो P बराबर क्या होगा, Q का मतलब 10 की घात माइनस 5 और 2L का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 10, तो ये P बराबर कितना निकल कर आएगा 2 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस का 15 और मात्रक क्या निकल कर आएगा कूलाम और मीटर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारा आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। तो इस प्रकार से अगर सवाल मिलते हैं तो आप आसानी के साथ इसको लगा सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास जो है पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।